वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीजीएल के सिनोनिम्स की पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट 25 सिनोनिम्स किए थे। आज हम सीजीएल 2025 के सिनोनिम्स कंप्लीट कर देंगे। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर पहली वीडियो भी देखना। बहुत यूज़फुल वर्ड्स हैं, बहुत यूज़फुल कंटेंट है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। और फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वोकैबलरी की क्लास में वोकैबलरी के लेक्चर्स अटेंड करते हुए हमेशा अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखना, क्विक नोट्स बनाते रहना, जो बहुत बहुत यूज़फुल होंगे किसी भी एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए। और इन्हीं नोट्स को बार बार इम्प्रूव किया करो और इन्हीं नोट्स में एडिशंस करके उन अपने नोट्स को और बेटर बनाते जाओ। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से। तो हमारा वर्ड है कॉरस्केट। कॉरस्केट। अब सबसे पहले आंसर ढूंढने से पहले ऑप्शन देखो। हमें मीनिंग नहीं पता है, ऑप्शंस देखो। ब्लर, डिम, स्पार्कल, फेड। ब्लर, डिम, फेड, ये तीनों सेम नेचर के वर्ड्स हैं। तो ऑब्वियसली हमने एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि एसएससी में बहुत यूज़ होती है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी है, उसके थ्रू हमने आंसर निकाल लिया कि कॉरस्केट का मीनिंग होता है स्पार्कल करना। स्पार्कल। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू शाइन ब्राइटली। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, वोकैबलरी में रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज़रूर देखते हैं, जो कि आगे हमारे एग्ज़ाम्स में काम आए। और बहुत चांसेस होते हैं कि एक वर्ड के जो दूसरे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हैं या उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो दूसरे एग्ज़ाम्स में देखे जाएं। ये पैटर्न है एसएससी का, जो मैंने ओवर द ईयर्स नोटिस किया है। ग्लीम, ग्लीम करने का मतलब होता है ग्लो करना। ग्लिटर, ग्लिटर स्पार्कल जैसा ही है। और शिमर, शिमर भी यही होता है, चमकना। ट्विंकल, स्टार्स जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं ना, और वो शाइन करते हैं, तो वो ट्विंकल करते हैं। ठीक है। एंटोनिम्स, ट्विंकल और शाइन में ये फ़र्क है कि शाइन कॉन्टिन्यूस होती है और ट्विंकल होता है शाइन कम ज़्यादा होती है। ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। डल, ठीक है, और डिम, ब्लर, फेड तो है ही। ठीक है, इसके अलावा कौन से वर्ड हो सकते हैं? टार्निश। टार्निश होती है मेटल्स, जैसे कि चांदी, सिल्वर क्या होती है, वो टार्निश हो जाती है, वो ब्लैक पड़ जाती है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है, शाइन है, वो कम हो जाती है, उसे टार्निश कहते हैं। डिम हमने देख लिया। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है ऑब्सक्योर। इसका भी क्या मतलब होता है? डल पड़ना। ठीक है, तो फैमिली ऑफ वर्ड्स भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्फ्यूस्केशन। ऑब्फ्यूस्केशन का क्या मतलब होता है? ऑब्फ्यूस्केशन, अब देखो ऑप्शंस देखो, पहले यही सोच लो कि नहीं पता मीनिंग। एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेम नेचर। क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेशन से अलग वर्ड है कन्फ्यूजन। तो ऑब्फ्यूस्केशन किससे रिलेटेड है? ऑब्फ्यूस्केशन रिलेटेड है कंफ्यूज होने से। ठीक है। ऑब्फ्यूस्केट किसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि डोंट ऑब्फ्यूस्केट द मैटर, मतलब कि उसको और अनक्लियर मत करो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मेकिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स या फिर अनक्लियर, मतलब उसे और कॉम्प्लिकेट मत करो और कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, उसको क्लियर रखो। ठीक है, तो अब हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, और इसके साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि ल्यूसिडिटी और सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का ऑपोजिट हो जाएगा सिंप्लिसिटी। सिनोनिम्स भी देखेंगे हम। पहले हम देख चुके हैं
कन्फ्यूजन, ऐसे ही वर्ड होता है एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस का ऑपोजिट होता है अनएम्बिगुअस, वो भी क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका। और मिस्टिफिकेशन मतलब मिस्टिफाई करना, कि क्लैरिटी ख़त्म हो जाए। और बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिकानेरी। शिकानेरी का क्या मतलब है, फिर से ऑप्शन देखो, ट्रूथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सेम नेचर, एंटोनियम, एंटोनियम, एंटोनियम। ऑपोजिट कौन सा है, डिसेप्शन। डिसेप्शन का क्या मतलब होता है कि होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। शिकानेरी का मीनिंग है फ्रॉड, ठीक है, या फिर फॉल्स, ठीक है, जो भी चीज़ झूठ हो, गलत हो, ठीक है, दैट इज़ शिकानेरी। ठीक है, अब इसके हम रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कौन से हैं, डिसीट, फ्रॉड करना, डिसीट करना, किसी को धोखा देना, चालाकी करना। ट्रिकरी, ट्रिक करना किसी को। ड्यूप्लिसिटी और डिसेप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो एग्ज़ाम में देखा गया, ग्विल, ठीक है, ग्विल या ग्वाइल कुछ भी कह सकते हैं। एंटोनियम्स देखो, वो प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो पहली बात तो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है एग्ज़ाम पे फोकस करना, ठीक है, हमारा कंसर्न है सिलेक्शन लेना, हमारा कंसर्न है नौकरी लेना, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर आप अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करो, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने पे फोकस करो। तो हमेशा उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपके लिए यूज़फुल है, जो आपको आपके टारगेट तक लेके जाएंगी, ठीक है। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स ऑनेस्टी, ये हमने देख लिया, लॉयल्टी देख लिया, ट्रूथ देख लिया। कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे कि इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी का अगर किसी क्वेश्चन में, अब इंटेग्रिटी इतना नॉर्मल वर्ड है, बट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको दिया हुआ है फाइंड द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब उस वर्ड में इंटेग्रिटी लिखा है, ऑप्शन में आप नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूजिंग से ऑप्शन है, बट शिकानेरी, शिकानेरी आपने पढ़ा है कि क्या होता है, इंटेग्रिटी का ऑपोजिट होता है, क्योंकि शिकानेरी होता है ट्रिक करना, इंटेग्रिटी होता है साफ रहना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको यूज़फुल होंगे। कैंडोर, ऐसे ही वर्ड है कैंडोर, अगेन अनकॉमन वर्ड है, बट कैंडोर का मतलब होता है सच्चा रहना, ठीक है, सच बोलना। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रूथ, इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, कैंडोर, ये सब सेम नेचर के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन है हमारा, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रम्पी। अब ग्रम्पी का क्या मतलब होता है, पहले तो ये देख लो, फ्रेंडली, पोलाइट, काम, इरिटेबल। फ्रेंडली, पोलाइट, काम, ये सब एक नेचर के हो गए। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा एनॉयड रहता है, हमेशा ही जल्दी से गुस्सा हो जाता है। तो इसका आंसर है इरिटेबल। और इसके मीनिंग में आप क्या लिख सकते हो, वन हु गेट्स अनॉयड ईजिली। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आप लोगों की जगह नोट्स बनाती तो मैं सबसे पहले नंबर डाल के वर्ड लिखती, उसका मीनिंग लिखती, फिर उसके रिलेटेड सिनोनिम्स और उसके रिलेटेड एंटोनिम्स। इन शॉर्ट मैं हर वर्ड की डिटेल में पढ़ती और एक वर्ड से कम 8 से 10 वर्ड्स रिलेट करने की कोशिश करती और उन नोट्स को मैं एज अ बाइबल रखती। अगर आप लोगों को किताबें नहीं पढ़नी हैं, ट्रस्ट मी, अगर आपने पूरे 1 साल के हर तरह के एसएससी एग्ज़ाम्स के वोकैबलरी कर ली तो आपकी एक तरह से वोकैबलरी प्रिपेयर हो जाएगी फॉर योर कमिंग प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस, फॉर CHSL, फॉर सिलेक्शन पोस्ट, फॉर स्टेनो। अगर आपने 2025 के सभी एग्ज़ाम्स जैसे CPO, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, इन सब एग्ज़ाम्स की वोकैबलरी एक बार थरली टॉपिक वाइज, जैसे मैं आपको कराने भी वाली हूँ आगे,
अपने चैनल पे, अगर वो कर ली तो आपकी एक वोकेबलरी की मिनी बुक खुद बन जाएगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर द कमिंग 2 years 3 years। और आप उसमें जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होते रहें आप उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते रहो, और आप देखना वो आपको आपके मॉक्स में आपको अपने आप कॉन्फिडेंस ला के देंगी। जब आप प्रीवियस ईयर्स अटैम्प्ट करोगे या आप मॉक्स अटैम्प्ट करोगे तो आपको खुद दिखेगा कि ये सब चीज़ें आपको लाइव टेस्ट में कितनी हेल्प कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मॉक्स में जब इम्प्रूवमेंट होगी तो वो इम्प्रूवमेंट, वो मार्क्स का कॉन्फिडेंस आपको आपके मेन एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये जो मेरी सीरीज़ आएंगी आगे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी, हम सिलेक्शन पोस्ट के भी करेंगे, हम CHSL के भी करेंगे, स्टेनो के भी करेंगे, CPO के भी करेंगे, ये सभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए एकदम यूज़फुल रहने वाली हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे नोट्स बनाना, अपनी वोकेबलरी के मिनी नोट्स खुद रेडी करना, बाकी PDFs को भी यूज़ कर सकते हो जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। जो PDFs नहीं अवेलेबल हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगी, और जो हैं उनको वहाँ से स्टडी करो, उनको अपने नोट्स में बनाओ या फिर PDFs का डाउनलोड रखो, फोल्डर बना लो। बट अपनी वोकेबलरी जो रीसेंट है, बिल्कुल ऐसे ट्रेडिशनल तरीक़ों से मत पढ़ो। रीसेंट वोकेबलरी, जो चीज़ें आ रही हैं, जो पूछी जा रही हैं, उन पे फोकस करो और उनका अपनी एक मिनी बुक बनाने की कोशिश करो। और ये मिनी बुक वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल रहने वाला है, इस आइडिया को ज़रूर यूज़ करके देखना। आप खुद बोलेंगे 2-3 एग्ज़ाम्स कवर करने के बाद, जब आप कोई एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। CGL प्री से पहले मेरी कोशिश है कि हम 2 से 3 एग्ज़ाम्स एटलीस्ट कवर करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला प्री का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बहुत बात हो गई। तो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। आंसर हमें पता चल चुका है। सिनोनिम्स किसके? ग्रम्पी के, जो जल्दी से इरिटेट हो जाए, जो जल्दी से अनॉय हो जाए। क्रैंकी वर्ड जनरली बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, जब बच्चे बीमार होते हैं, जब बच्चे इरिटेटेड से मूड में होते हैं तो कहते हैं ना ये बहुत क्रैंकी हो रहा है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। पीविश, ग्राउची, क्रॉस, क्रैंकी, ये सब क्या वर्ड्स हैं? जो जल्दी से अनॉयड हो जाए। एंटोनिम्स ऑपोजिट्स: cheerful, pleasant, friendly, polite, calm, genial, amiable। ठीक है, एमिएबल भी होता है, एमिकेबल भी होता है। ठीक है, 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडेम। कंडेम का क्या मतलब होता है? ऑप्शन देख के करने की कोशिश करो। प्रेज, क्रिटिसाइज, प्रोटेक्ट, अपलॉड। प्रेज, प्रोटेक्ट, अपलॉड सेम नेचर का हुआ। जब भी कोई क्राइम हो जाता है या फिर कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है नेशन में या कुछ भी, तो हमेशा कहा जाता है कि किसी भी लीडर ने या फिर प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने उसको कंडेम किया, मतलब उसकी निंदा की, क्रिटिसाइज़ किया कि ये सही नहीं हुआ। ऑपोजिशन भी करती है आजकल, तो कुछ भी हो जाए देश में सिर्फ ऑपोजिशन ही कंडेम करती है, कभी भी रूलिंग पार्टी से तो कंडेमनेशन होता नहीं है। चलो, तो इसका आंसर हो गया हमारा क्रिटिसाइज, क्योंकि ये चारों वर्ड्स में से ये क्या निकला हमारा? ऑड वन आउट। ये ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए हैं, हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रिक और ये टेक्निक कितनी यूज़फुल रहने वाली है एग्ज़ाम में। तो ये ऑप्शंस कहीं अगर आपको लग रहा हो कि मैंने सिखाने के लिए आपको या फिर इसी ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाने के लिए मैंने ऑप्शंस ऐसे रखे हैं, तो ये ऑप्शंस मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स भी मेरे नहीं हैं, ये सब CGL 2025 के एग्जैक्ट क्वेश्चंस और एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। कंडेम का सिनोनिम होता है सेंश्योर करना, मतलब क्रिटिसाइज़ करना, किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना, डिनाउंस करना। ठीक है, और रिब्यूक करना, रिब्यूक भी ले सकते हैं, वैसे रिब्यूक डांटने से रिलेटेड होता है, बट कुछ जगह पे देखा गया है कि कंडेम की जगह भी यूज़ हो जाता है कैस्टिगेट।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिनाउंस इंपॉर्टेंट है, सेंश्योर इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड्स मैंने मार्क किए हैं ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनियम्स भी देख लेते हैं। एंटोनियम्स क्या क्या हैं? प्रेज, प्रेज लिखा हुआ है वैसे ऑलरेडी, अपलॉड भी लिखा हुआ है। एक वर्ड होता है एक्सटोल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। और एक कमेंड, कमेंडेबल जॉब कहते हैं ना, वॉट अ कमेंडेबल जॉब, यू हैव परफॉर्म्ड अ कमेंडेबल जॉब, तो वो कमेंड भी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, किसी को प्रेज करना, किसी के काम की तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ट्रेंचैंट, सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्रेंचैंट। ट्रेंचैंट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन देख लो, आंसर तो ढूंढ ही लोगे। इंसिसिव, बट मुझे ऐसी गट फीलिंग है कि बहुत लोगों को तो इंसिसिव का मीनिंग भी नहीं पता होगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेंचैंट और इंसिसिव का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है वेरी वेरी इफेक्टिव एंड शार्प, जो बहुत शार्प हो, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, एकदम तेज़ तरार जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। अब ये किसी की बात के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। सिज़र शार्प होती है, कटिंग होती है, बाइटिंग होती है, फोर्सफुल होती है, ठीक है। और ऐसे ही किसी की बात भी बहुत कटिंग बाइटिंग हो सकती है, ठीक है। ओके, सिनोनिम्स। इंसिसिव हम देख चुके हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं फिर से लिख रही हूँ। कटिंग, बाइटिंग, अक्यूट, फोर्सफुल, पेनिट्रेटिंग, ठीक है। अब एंटोनिम्स। ब्लंट, मुझे लगता है मैं ठीक है बहुत बार बोलती हूँ, बहुत रेपिटेटिव होता है। वीक, माइल्ड, डल। ओके, नोट करते चलना साथ साथ, पॉज करके भी नोट कर सकते हो। पॉज करके पहले खुद आंसर ढूंढा करो, फिर सुना करो और उसके बाद चीज़ें नोट किया करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ा करो। ओके, नेक्स्ट। सेंटिनेंट, सेंटिनेंट का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन से तो पता चल ही रहा है। लाइफलेस, डेड, अनअवेयर, कॉन्शियस। लाइफलेस है, डेड है, अनअवेयर है, ठीक है, एक तरह से जिसको कुछ नहीं पता है। तो ये तीनों तो इसके अपने आप ही क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। और ये इसका आंसर हो गया, ऑड वन आउट से हमने निकाल लिया। तो सेंटिनेंट का वैसे मीनिंग क्या होता है? सेंटिनेंट का मीनिंग होता है जो कि फील कर सके, जो कि कॉन्शियस हो। सेंटिनेंट मीन्स केपेबल ऑफ फीलिंग, जो फील करने के लिए केपेबल हो, ठीक है। अब एंटोनिम्स भी देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट कलर से देखते हैं। एंटोनिम्स, लाइफलेस, डेड, अनअवेयर हमने देख लिया है। इसके अलावा इनसेंसिबल भी हो सकता है, जो सेंस ना कर पाए, जो फील ना कर पाए, और इनसेंसिटिव भी हो सकता है, ठीक है, अगेन फीलिंग से रिलेटेड है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स कौन से हैं? कॉन्शियस हो गया, अब अनअवेयर है तो उसका ऑपोजिट अवेयर हो गया, और रिस्पॉन्सिव, जो रिस्पॉन्ड करे अकॉर्डिंग टू, फील करने के अकॉर्डिंग वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करे। अलाइव हो गया, डेड का ऑपोजिट अलाइव, ठीक है। अब दैट्स इट, इतने ही वर्ड्स हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपब्रेड, अपब्रेड का क्या मीनिंग है? फ्लैटर, रेप्रिमैंड, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। फ्लैटर करना, किसी की तारीफ़ करके ज़बरदस्ती चापलूसी करना। प्रेज़ करना, अगेन तारीफ़। कॉम्प्लीमेंट करना, अगेन कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की तारीफ़ करना। हो गए ना सेम नेचर के वर्ड्स? ये सॉरी ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। रेप्रिमैंड करना क्या होता है? रेप्रिमैंड करना होता है किसी को गुस्सा करना, किसी को डांटना, ठीक है, टू स्कोल्ड, ये होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हम ज़रूर ही देखेंगे,
क्योंकि हर वर्ड, क्योंकि वोकैबलरी करने का यूज़ ही तभी है ना जब हम उससे रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करें। अगर मैं सिंपली बता दूं आपको अपब्रेड का आंसर रेप्रिमेंड है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वीडियो बनाने का या फिर क्लास अटेंड करने का या लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं अपब्रेड के। रिब्यूक मैंने अभी बताया था, किसी को डांटना होता है, पहले भी हम ये वर्ड कर चुके हैं। एडमोनिश, चस्टाइज, बिरेट। एंटोनिम्स देख लेते हैं। फ्लैटर देख लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट देख लिया। अभी हम कमेंडेबल वर्ड पढ़ के आए हैं ना, कमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें से नेक्स्ट वर्ड है औरी। औरी का क्या मतलब है? ये वो वाला औरी नहीं है, सारा अली खान जानवी कपूर के साथ जो घूमता है। दिस इज औरी। औरी मतलब कि आंसर में से ढूंढो, एस्क्यू। औरी मतलब जो कि सही ना हो, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट हो या सीधा सीधा ना हो, ठीक है। स्ट्रेट, करेक्ट, प्रॉपर, सेम नेचर। आंसर क्या हो गया? एस्क्यू। औरी का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ करेक्ट पोजीशन। वैसे तो अगर आप उस इंसान से भी रिलेट करोगे तो वो थोड़ा सा आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे, आप खुद ही ढूंढ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और वो अपने नाम को ही रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। एस्क्यू, एस्क्यू मतलब टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा को क्या कहते हैं? क्रूकेड। जैसे ग्राफ में ऐसे किंक डालते हैं ना, जिसको क्रूकेड लाइन कहते हैं, टूटी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। रॉन्ग, डिस्टॉर्टेड, एमिस, ठीक है। एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रेट, करेक्ट, प्रॉपर मेंशन है, इसके अलावा एक ही इम्पॉर्टेंट रह जाता है, अलाइंड, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिस्टॉर्टेड, क्रूकेड इम्पॉर्टेंट है, और अलाइंड। अब क्या किया करो कि जब सारे वर्ड्स लिखते हो ना, तो उनमें से जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं, जो आप नोट्स बना रहे हो ना, जब उन नोट्स को स्टडी कैसे करोगे? जब आप उनको पढ़ने बैठोगे, जैसे कि एक टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसे हमने होमोनिम्स किया, फर्स्ट वीडियो की, सेकंड वीडियो की, आपने दोनों वीडियोस देख ली, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश हैं। जब आप उन्हें पढ़ने बैठोगे तो खुद से गैस वर्क करना, ठीक है, कि क्या आप याद कर पा रहे हो, क्या आप मेमोराइज़ कर पा रहे हो। ऐसे ही जब सिनोनिम्स उठा के बैठोगे तो कैसे करना कि आप उसको पहले फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, उसके कुछ दिन बाद उसको अपने नोट्स में से रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स में से रिवाइज जब करने बैठोगे तो ये देखो कि आप इसमें से कितने वर्ड्स रिटेन कर पा रहे हो, और जो वर्ड्स रिटेन नहीं कर पा रहे हैं ना, उन्हें हाईलाइट करके रखो। मैं अपनी पूरी की पूरी जो मैंने बुक्स यूज़ करी इंग्लिश के लिए, या फिर जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए, मैं उन नोट्स को जब स्टडी करती थी तो मैं क्या करती थी उसमें कि जो, जैसे कि मैंने वोकैबुलरी के नोट्स बनाए, तो जो वर्ड्स मुझे एक बार में नहीं याद हो रहे या मुझे उनका मीनिंग नहीं पता, तो उनको मैं मार्क करती चलती थी। नेक्स्ट रिविजन जब मैं करती थी, आफ्टर 10 डेज़, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 15 डेज़, तो मैं उन हाईलाइटेड वर्ड्स को और ज़्यादा ध्यान से देखती थी, क्योंकि यही तो मुझे याद नहीं था। बाकी अगर मेरे पास 5 सिनोनिम्स हैं किसी एक वर्ड के, तो मुझे किस पे ध्यान देना है? जो मुझे याद नहीं थे। जो 3 मुझे याद थे उनको बार बार देखने से अच्छा जो 2 मुझे याद नहीं थे उस पर मेरा ध्यान जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी ऐसे ही अपने नोट्स को इम्प्रोवाइज़ किया करो। जैसे ही पढ़ते हो उन चीज़ों को मार्क करके रखो जो आपने पहली बार पढ़ी हैं, या जो आपको अलग वर्ड लगा, या जो आपको स्ट्राइक नहीं किया या याद नहीं रहा। बहुत यूज़फुल रहेगा ऐसे ऐसे करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एस्पिरिटी। अब काइंडनेस, हार्शनेस, सॉफ्टनेस, डिलाइट, एक ही नेगेटिव वर्ड मिल रहा है, आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। अब हार्शनेस, हार्शनेस को क्या कह सकते हैं? रूड टोन कह सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं।
सिनोनिम्स। हार्श टोन, रूड टोन, क्या क्या हो सकता है? हार्शनेस है जैसे ही, वैसे ही रफनेस है, और स्टर्ननेस है, और एक्रीमोनी है। ओके, अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या है? काइंडनेस, काइंडनेस में लिखा हुआ है, सॉफ्टनेस भी लिखा है, जेंटलनेस ऐड कर लो, और माइल्डनेस ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। अगला वर्ड है ट्रंकेटेड। ये थोड़ा सा कॉमन नहीं है, बट अब देखो, ट्रंकेटेड का मतलब होता है लेंथन्ड, एक्सटेंडेड, शॉर्टन्ड, कॉम्प्लिकेटेड। पहले तो खुद करने की कोशिश करो, आंसर पे पहुंच जाओगे एलिमिनेशन से। शॉर्टन्ड। अब ट्रंकेटेड को ये याद कैसे रखोगे? ट्रंकेटेड, केटेड से कट शॉर्ट, शॉर्ट कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लो। क्या क्या सिनोनिम्स है? एब्रिज्ड, कर्टेल्ड, शॉर्ट कर देना, ठीक है, कर्टेल कर देना, या फिर लिमिट कर देना किसी चीज़ को। कर्टेल्स लगा देते हैं ना, लिमिटेशंस लगा देते हैं। क्लिप्ड, कटिंग कर देना, एडिटिंग कर देना। एब्रिविएटेड। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स कौन से? एक्सटेंडेड, लेंथन्ड, प्रोलॉन्ग्ड। ये सब हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब देखो इसमें एब्रिज्ड, एब्रिविएटेड, एब्रिविएशन से बना है। जैसे एब्रिविएशंस होती है ना, कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने एब्रिविएशन में लिख दिया WHO, ठीक है। ऐसे ही मिस्टर की एब्रिविएटेड फॉर्म है MR डॉट। तो ये एक तरह से कट शॉर्ट करना ही तो हुआ ना किसी चीज़ को, तो वो तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये याद नहीं रहते हैं। जैसे कि इसमें से एक्सटेंडेड याद रहेगा, लेंथन्ड भी लेंथ से याद रहेगा, एक्सपैंड भी याद रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड भूला जा सकता है, बट फिर भी लॉन्ग ढूंढोगे तो कर पाओगे। ऐसे मार्किंग्स कर लिया करो अपने रिविजन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला वर्ड तो सिंपल है, फेस्टिविटी। फेस्टिविटी तो किससे बना है? फेस्टिवल से बना है, तो सेलिब्रेशन। फेस्टिवल्स पे तो सेलिब्रेशन ही होता है, ये तो सिंपल है। अब इसके साथ ऐड कर लो मेरीमेंट। मेरी क्रिसमस होता है ना, खुशी मनाना, हैप्पी से बना है मेरी, तो मेरीमेंट मेरी से ही आया है। रिवेलरी, राइवलरी नहीं है, ये रिवेलरी है। राइवलरी तो दुश्मनी होती है, रिवेलरी इज खुशियाँ मनाना। गाला टाइम, गाला टाइम कहा जाता है ना, यू आर हैविंग अ गाला टाइम विद योर फ्रेंड्स, यू हैड अ गाला टाइम एट द पार्टी। तो गाला टाइम इज़ हैप्पी टाइम, खुश रहना, खुशी वाला टाइम, सेलिब्रेटरी टाइम। जुबिलियंट, जुबिलिएशन भी कहते हैं, जुबिलियंट उसके लिए सेलिब्रेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये हो गए एक तरह से ऑपोजिट। ऑपोजिट तो नहीं कह सकते पूरे तरीके से, बट हाँ, फेस्टिविटी में खुशी होती है तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। फेस्टिविटी में शोर शराबा होता है तो उसका ऑपोजिट साइलेंस हो सकता है। आर्ग्यूमेंट एंटोनियम नहीं है। अब वो देख लेते हैं हम इसके सिनोनियम, सॉरी एंटोनियम्स। सिनोनियम्स तो ये सारे लिस्टेड हैं, ये सब सिनोनियम्स हैं। यहाँ से एंटोनियम्स देख लेते हैं। एंटोनियम्स कौन से हैं? मॉर्निंग, दुख मनाना, जैसे खुशी मनाना वैसे ही दुख मनाना। ग्लूम और ग्रीफ, ये सब क्या है? हमारे एंटोनियम्स हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कॉन्फ्लैग्रेशन, बस थोड़े से ही वर्ड्स बचे हैं, फिर ये सिनोनिम्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पूरी वीडियो देखा करो, एंड तक देखा करो, जो डाउट्स हैं वो पूछ लिया करो। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, तीनों तरीके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट कर सकते हो।
इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आईडी का। और अगर इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो जीमेल आईडी पर भी मेल करके डाउट्स पूछ सकते हो। कुछ लोगों ने क्वेरी रेज की थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का क्या मीनिंग है? फायर, एक्सप्लोजन, स्टॉर्म, फ्लड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्टॉर्म है आंधी तूफान, फ्लड है अगेन एक्सप्लोजन, फायर। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? कॉन्फ्लैग्रेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्टिव फायर, आग से जो बर्बादी होती है, क्योंकि स्टॉर्म एक्सप्लोजन से भी बर्बादी होती है ना। तो कॉन्फ्लैग्रेशन एक अलग तरीके का वर्ड है, ये आप ऑप्शंस देख के नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कॉन्फ्लैग्रेशन होता है एक्सट्रीम फायर, मैसिव फायर। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लो। चलो कुछ तो वैरायटी पूछी सीजीएल में, एसएससी ने। फायर, ब्लेज, ब्लेजिंग फायर होती है ना बहुत तेज, इन्फर्नो और हॉलोकॉस्ट, वाइल्ड फायर, ठीक है। ये तो ज़बरदस्ती है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स कौन से हैं? काम और एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विश, फायर को एक्सटिंग्विश ही तो किया जाता है, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। और क्वेंच, थर्स्ट को क्वेंच किया जाता है, तो ये भी एक तरह से ऑपोजिट हो गया, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वर्ड है हमारा कैविल। प्रेज, क्विबल, अप्रूव, इग्नोर। अब बताओ इसमें कैसे ढूंढोगे क्वेश्चन आंसर? अब देखो, प्रेज करना, अप्रूव करना तो सेम नेचर के हो गए, तो ये आंसर होना मुश्किल है। बट क्विबल और इग्नोर में से कैसे ढूंढोगे? अब देखो, प्रेज और अप्रूव, इसको तो हटा दो, सेम नेचर के दो वर्ड्स हैं, तो ये आंसर नहीं है। केविल का मीनिंग होता है रेज ट्रिवियल ऑब्जेक्शंस। मतलब छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करना, शिकायत करना, या फिर ऐसे छोटी छोटी बातें उठाना जो कि ज़रूरी नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें उठाना। मतलब वो इंसान इग्नोर नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर रहा है? क्विबल कर रहा है। क्विबल का मतलब है रेज ट्रिवियल ऑब्जेक्शन, कंप्लेन ओवर स्मॉल थिंग्स। ऐसे करके भी लिख सकते हो, कंप्लेन ओवर स्मॉल थिंग्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। क्विबल करना होता है निटपिक। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी उसमें नुक्स निकालने की, वो हर चीज़ में कंप्लेन करते रहते हैं, उसे निटपिक बोलते हैं। और कार्प, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। निटपिक तो एग्ज़ाम में भी देखा गया है। एंटोनिम्स पहले, अग्री, अप्रूव, एंडोर्स। अप्रूव ऑलरेडी गिवन है, अग्री भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? अप्रूव जैसा ही वर्ड है एक्सेप्ट करना। ओके, ये हो गए। एंडोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। निप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्प भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वर्ड है हमारा एसिडुअस। एसिडुअस का क्या मीनिंग होता है? केयरलेस, नेग्लिजेंट, लेजी। क्या ये सेम नेचर के लग रहे हैं? बिल्कुल सेम नेचर के हैं ये तीनों वर्ड्स। और एसिडुअस होता है वन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। डिलिजेंट क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा काम करे केयर के साथ, ठीक है। तो डिलिजेंट होता है पुट्स एफर्ट्स एंड वर्क्स हार्ड। बट इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, विद ग्रेट केयर, वो बहुत केयरफुल रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें बस। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखो, क्या सिनोनिम्स हैं हमारे? डिलिजेंट हमने देख लिया, ऐसे ही वर्ड होता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस और पेनस्टेकिंग, सेड्यूलस, मेटिकुलस,
डेडिकेटेड। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है कंसेंशुअस, जो बहुत ही ध्यान रखे। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। सारे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड्स ही लिखती हूँ या एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड्स ही लिखती हूँ, तो ज़रूर नोट किया करो। केयरलेस, नेग्लिजेंट, लेज़ी, 3 वर्ड्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर। इसके अलावा इंडोलेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक और है स्लॉथफुल। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हैफेजर्ड। हैफेजर्ड होता है बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया, बिना किसी तैयारी के, ठीक है। इसको कहते हैं अनप्लैन्ड, जो कि होता है रैंडम। ऑर्गेनाइज्ड, इंटेंशनल, प्लान्ड, ये क्या हो गए? तीनों एंटोनिम्स। और ये हो गया हमारा आंसर। विदाउट प्लानिंग होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट वर्ड है। नेक्स्ट क्लास में हम एंटोनिम्स करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, सिनोनिम्स कौन से हैं? रैंडम, ये तो हम देख चुके हैं। इरेटिक, अनप्लैन्ड, स्पोरेडिक, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आर्बिट्ररी। कहते हैं ना, इट वॉज एन आर्बिट्ररी डिसीजन, मतलब एकदम से लिया हुआ डिसीजन था, इसमें कुछ भी प्लान नहीं था, सोचा समझा नहीं था। सिस्टमैटिक, मेथोडिकल, और ऑर्डरली, स्ट्रक्चर्ड, मतलब हर चीज़ बहुत ही प्लान थी। ठीक है, दैट्स इट। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की सीरीज़ के लिए और यूज़फुल कंटेंट के लिए। इंग्लिश से जुड़ी सभी अपनी डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर बहुत यूज़फुल कंटेंट मिलेगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और एग्ज़ाम में कैसे आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन तक पहुँचने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, दैट्स इट।